सहारा न्यूज ब्यूरो। सहारा प्रणाम, मैं हूं दिनेश गौतम। बड़ा मुश्किल है बना पाना एक अपना ठिकाना, सोचता हूं तेरे दिल में ही अब कर लूं मैं मुकाम। घर का सपना सपना ही ना रह जाए, ये सपना साकार हो, इसके लिए सरकार अब तक क्या करती रही है और इस बजट से क्या उम्मीदें की जा सकती हैं। और जीडीपी में 5% का कंट्रीब्यूशन करने वाले हाउसिंग सेक्टर की क्या क्या मांगे हैं और सरकार क्या इस बजट में उन पर कान दे सकती है। आज इसी पर होगी प्रभाव 2013 में चर्चा, और चर्चा में जुड़ रहे हैं हमारे साथ खास मेहमान। संजय सचदेवा साहब यहां हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, ईडी हैं एआईपीएल के। इसके अलावा नवीन रहेजा साहब जो कि नरेटको के प्रेसिडेंट हैं और एसोचैम में हाउसिंग जो डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन हैं। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश रपरिया साहब जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, लगातार हमारे साथ चर्चाओं में आप उन्हें देख रहे हैं। प्रदीप जैन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, सीएमडी हैं पार्श्वनाथ डेवलपर्स के। और हमारे साथ दो मेहमान मुंबई से जुड़ रहे हैं, ओम आहूजा साहब सीईओ प्रेसिडेंशियल जोन्स लैंग जैसल के। और इसके अलावा दीपेश भक्तानी साहब हैं, ईडी हैं जेस होम एंड कोऑर्डिनेटर महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ हाउसिंग के। बहुत स्वागत है आप तमाम मेहमानों का। और सबसे पहले तो यह समझें कि ये सिर्फ 1% लोग हैं जो ये 20, 30, 40, 50, 60 लाख के मकान या उससे महंगे मकान अपने नाम कर पा रहे हैं, अफोर्ड कर पा रहे हैं। 1% से कुछ ज्यादा बढ़ गए होंगे, कुछ दिन पहले का सर्वे था ये, लेकिन ये बड़े नगण्य हैं। उसके अलावा जो एक बड़ी पॉपुलेशन है वो बेघर है। क्यों है ऐसा? क्यों इतने सारे लोग आज भी देश में अपने लिए एक कमरे के लिए, एक मकान के लिए, एक छत के लिए तरस रहे हैं? आइए चर्चा की शुरुआत करें, नवीन रहेजा साहब से समझें। रहेजा साहब, क्या स्थिति है अभी और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत सालों से गवर्नमेंट ने ये ध्यान नहीं दिया कि आम आदमी का घर एक बेसिक नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा मकान। मकान के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 2-3 होती हैं। नंबर 1, आपको अफोर्डेबिलिटी में लाने के लिए, नंबर 1, क्या आप लैंड अवेलेबिलिटी करवा पाते हैं उस लेवल पे कि नहीं, और उसके बाद उस लैंड अवेलेबिलिटी के बाद क्या आपके यहाँ पे बायलॉज या कोई सिस्टम या कोई रेगुलेशंस ऐसी हैं जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग को, छोटे घर बनाने के लिए परमिशन दे, और उसके बाद उस छोटे घर को बनाने के लिए उसका ताकि प्राइस कम रहे, सरकार क्या सपोर्ट और दे सकती है? घर की जो स्थिति है और ज्यादातर लोग बेघर हैं, इसके लिए सबसे बड़ी वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी इसकी जो वजह है वो है सरकार की अपनी ऑन पॉलिसी। सरकार चाहती है, माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर आदमी के ऊपर छत हो, लेकिन क्या सरकार ऐसी नीति बनाती है? अगर आप सैंक्शंस के लिए जाते हैं तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग है और लग्जरी हाउसिंग है, दोनों के ऊपर सैंक्शन की कॉस्ट बराबर है। सैंक्शन के अंदर जो समय लगता है वो दोनों के अंदर बराबर लगता है। जो बात अभी चर्चा में थी कि क्या डेवलपर को जो बेनिफिट मिलेगा वो आम आदमी को पास ऑन होगा, पहले सरकार ने एक ATIB 10 में इनकम टैक्स की एग्जेम्पशन दी थी, सारे डेवलपर्स ने उसको पास ऑन किया कंज्यूमर को। तो सरकार को अपनी नीति में बदलाव लाना पड़ेगा। सरकार को अपनी नीति के माध्यम से अफोर्डेबल हाउसिंग जो अफोर्डेबल आम जनता के लिए मिल सके, उसकी कोई स्कीम बनानी पड़ेगी। क्या स्थिति है? और एक बार फिर वही कि क्या वाकई इसके लिए सिर्फ गवर्नमेंट पॉलिसी रिस्पॉन्सिबल है? इंडिया में आप पिक्चर देखोगे, आप जो देखोगे सिनेरियो देखोगे, हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर, कोलकाता, वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का इतना अब्यूज नहीं हुआ है। वहाँ पे ऐसे सिनेरियो नहीं है कि आम आदमी बिल्कुल खरीद नहीं पाता है। जो सिनेरियो आज बॉम्बे में है, मुंबई में है, और जो सिनेरियो आज दिल्ली में है, गुड़गांव में है, ये सिनेरियो काफ़ी चेंज होना पड़ेगा। इस माहौल में है कि यहाँ पे आज अफोर्डेबिलिटी की कॉन्सेप्ट ऐसी है कि आप जितना दूर जाओ वहाँ पे अफोर्डेबल होता है। अफोर्डेबिलिटी का अब्यूज हो रहा है। अफोर्डेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको शहर के अंदर आम आदमी को घर खरीदने की अफोर्डेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। उसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, 3 मेन इंपॉर्टेंट्स होती हैं, 3 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट। एक होती है जमीन का प्रोविजन, एक दूसरा होता है आपका इनपुट कॉस्ट, तीसरा होता है आपका इंटरेस्ट कॉस्ट। आज तीनों पिछले 5-6 सालों में काफी ऊपर की तरफ जो रुख दिख रहा है, उसमें कोई भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव नहीं दिख रहा है आज। मुंबई के संदर्भ में यह सच क्यों है कि 55% के आसपास की आबादी झोपड़पट्टी में रह रही है, जबकि मुंबई का बाहर आउटस्कर्ट्स के हिसाब से अगर देखें तो विस्तार होता ही जा रहा है?
देखिए, अगर आप मुंबई को देखते हैं तो मुंबई में भी प्राइसेस काफ़ी लास्ट 5 या 6 सालों में काफ़ी बढ़ा है। यहाँ तक कि डेवलपर्स ने काफ़ी गवर्नमेंट से ये गुजारिश की है कि जो भी अफोर्डेबल स्कीम्स अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए या रेंटल हाउसिंग के लिए, जैसे हमने जो MOU गवर्नमेंट के साथ साइन किया था कि हम 5 लाख अफोर्डेबल घर मुंबई में और अगर डेवलपर चाह के भी अफोर्डेबल हाउसिंग रेंटल हाउसिंग स्कीम्स पुश करे, अगर गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ से कोई विल नहीं होगा तो उसमें डिफिकल्टी आएगी। और यहाँ तक कि अगर आप आज भी देखें तो कॉस्ट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ तक कि मुंबई में तो प्रीमियम भी बढ़ा दी गई है, 20% कॉस्ट बढ़ गया क्योंकि 60% रेडी रखने वैल्यू के हिसाब से प्रीमियम्स लगा दी गई है। तो फिर एक आम आदमी का सपना घर खरीदने का कैसे पॉसिबल होगा अगर दिन ब दिन यहाँ के कॉस्ट बढ़ते ही जाएंगे, लैंड कॉस्ट बढ़ते ही जाएंगे। तो और ये बात तो हो रही है ज्यादातर अर्बन मिडिल क्लास और अर्बन पुअर के संदर्भ में। रूरल पुअर की शायद उसके बारे में ये सोचा जाता होगा कि ये तो घर में रहने लायक ही नहीं है। बिल्कुल ये प्रॉब्लम है। सबसे बड़ा जो इशू है वो लैंड का है। सेकंड सबसे बड़ा जो इशू है वो पॉलिसीज का है और क्लियरेंसेस का है। आप सालों साल लड़ते हैं लेकिन कोई ऐसा सिंगल विंडो मैकेनिज्म हो, कोई ऐसा सिस्टम हो जिसमें आप ये कहें कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग बनाएंगे तो हम आपको फटाफट क्लियरेंसेस देंगे, आप काम करिए। अगर हम लोग स्ट्रगल करते रहते हैं, उधर से कॉस्ट ऑफ मनी है इन्वॉल्व, उधर से टाइम इन्वॉल्व है, उधर से क्लियरेंस प्रोसेस के खर्चे इन्वॉल्व है और कोई इंसेंटिव तो हो, कोई भी तो इंसेंटिव नहीं है आपके लिए। सबसे एक तरफ तो आप इतना बड़ा चैलेंज लेके चलते हैं इन गरीब आदमियों के लिए, झुग्गी झोपड़ियों के लिए। अगर आपने घर बनाने हैं, SRA में घर बनाने हैं, तो आपको हजारों लोगों को अपने साथ लेके चलना है, उनको अपनी तरफ रखना है ताकि वो उसको एक्सेप्ट करें। तो एक तरफ तो आप इतना बड़ा चैलेंज ले, ऊपर से जितना छोटा आप घर बनाते हैं उतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आती है क्योंकि आपकी दीवारें जो है पास पास आ जाती है, स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा वॉल्यूम में इन्वॉल्व हो जाती है, तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ती है। बदले में आप उनको क्या इंसेंटिव देते हैं डेवलपर को? कोई इंसेंटिव नहीं है। सवाल ये इन तमाम बातों के लिए क्या अगर एक रेगुलेटर बीच में हो और वो इस पर निगाह रखे, जो ये बता सके कि हाँ ये जो समस्याएं हैं बिल्डर्स की ये जायज हैं और इस पर बायर्स को थोड़ा सा कंसिडरेट होना चाहिए, क्या वैसा रेगुलेटर आए तो चीजें ठीक होंगी? सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है, एक ड्राफ्ट तैयार किया गया है शहरी विकास मंत्रालय की तरफ से, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उसकी कुछ एक बातें ऐसी हैं जिन पर जो ये बिल्डर्स डेवलपर्स का एक संगठन है क्रेडाई, उसको सख्त आपत्तियां हैं। कौन सी ऐसे उसके क्लॉज हैं जिनको लेकर बिल्डर्स ये समझते हैं कि हमारी तरफ ज्यादा हार्श हो जाएंगे? देखिए, रेगुलेटरी बिल पर सरकार के साथ रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। हम रेगुलेटरी बिल के अगेंस्ट नहीं हैं। हम सरकार को कहते हैं कि आप रेगुलेटर लाइए, लेकिन सारे स्टेक होल्डर्स को उसका मेंबर बनाइए, सारे स्टेक होल्डर्स उसका पार्ट हो। जैसे कि अभी रेजा साहब ने बताया कि सरकार ने लैंड अलॉट की प्राइवेट डेवलपर को और उसके बाद लैंड में झगड़ा पड़ गया, तो उसमें डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए, लोकल अथॉरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। लोकल अथॉरिटी उसका पार्ट हो, सरकार उसका पार्ट हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसका पार्ट हो। खाली रेगुलेटर अगर डेवलपर को रेगुलेट करना चाहता है तो वो रेगुलेटरी बॉडी नहीं चलेगी। वो रेगुलेटरी बिल जो सरकार इंट्रोड्यूस करना चाहती है वो बिल्कुल गलत है। सारे स्टेक होल्डर्स को उसका पार्ट बनाना पड़ेगा, तभी वो रेगुलेटरी बिल संभव हो पाएगा। अगर सरकार ने सैंक्शन दे दी और उसके बाद डेवलपर ने बिल्डिंग बनाकर तैयार कर दी, उसके बाद अगर लोकल अथॉरिटी उसका कंप्लीशन नहीं देती है, जबकि नक्शों के हिसाब से बिल्डिंग बनी हुई है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? वो आकर अथॉरिटी अपना जवाब दे कि क्यों उसकी कंप्लीशन वो नहीं दे रही है। या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लोन सैंक्शन करने के बाद उसकी डिसबर्समेंट नहीं करता है। सचदेवा साहब आपकी बात पर कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? सचदेवा साहब, या जब देखिए, ऐसा है कि हम लोग ये चीज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है इसके अंदर कि जो घर खरीदने का सपना होता है जिससे कि ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, इसमें एक बहुत ह्यूमेन साइड है जो कि हम भूल रहे हैं। कई लोग अपनी अपनी पूरी जिंदगी की कमाई जोड़ जोड़ के उस घर के लिए इंस्टॉलमेंट्स देते हैं और उस घर का लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। जब तक सरकार, जो स्टेक होल्डर की बात कर रहे हैं प्रदीप जैन जी, सरकार जो बायर है और जो डेवलपर है, ये तीनों मिलकर के इकट्ठे बैठ करके उस मुद्दे को सॉल्व नहीं करेंगे, ये रिजॉल्व नहीं हो सकता है, क्योंकि सब अपनी अपनी बात करते जाएंगे। और जब तक ये तीनों मिलके काम नहीं करेंगे, सरकार को अपने फर्ज अदा करने चाहिए, बायर को अपने फर्ज अदा करने चाहिए कि वो टाइम से पेमेंट दे, और डेवलपर को अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए जो वो एग्रीमेंट में लिख के दे रहा है, ताकि ये सपना पूरा होगा। नहीं तो ये कॉस्ट बढ़ती जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा इसमें यह भी है कि जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस है वो 18 से 20% के करीब है। वो अल्टीमेटली कहाँ जाती है? वो बायर को पास ऑन होती है।
तो इसका जो बर्डन है वो बायर पे पड़ता है, क्योंकि कोई अपनी जेब से तो देगा नहीं डेवलपर, ना सरकार देगी वो इंटरेस्ट, तो ये कॉस्ट और फर्दर कॉस्ट को बढ़ाता है और इसी वजह से डिले होती हैं। तो ये सारा एक स्पाइरल है जिसको कि कंट्रोल करना पड़ेगा। भक्तानी साहब से और राजेश जी से भी जानेंगे कि क्या ये रेगुलेटर आने से बायर्स और बिल्डर्स दोनों की तकलीफें कम होंगी, या बिल्डर्स को ये चिंताएं हैं कि स्टेक होल्डर्स में हमको भी शामिल किया जाए, हमारी भी जायज मांगों को सुना जाए। और ये क्योंकि एक कॉनोटेशन देता है रेगुलेटर, ये आने के बाद बायर्स का साइड ज्यादा लिया जाएगा, क्या ये कॉनोटेशन सही है? एक ब्रेक के बाद बातें हम पहले कर रहे थे उनका रुख हम करेंगे, लेकिन क्योंकि अब चर्चा यहां पहुंची हुई है कि क्या बायर्स को इस तरह की राहत कोई सरकार देने के बारे में सोच सकती है? भला दोनों का होगा, खरीदने वालों का भी और बेचने वालों का भी। बेचने वाले इस पर क्या नजरिया रखते हैं? रहेजा साहब, ये हो पाएगा ये तमाम बातें जो सोची जा रही हैं? अगर आप सच्चे दिल से आम आदमी को घर देना चाहते हैं तो सरकार को इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आम आदमी को घर देने के लिए उनको ये कुछ एक चीज़ें जो हैं उनको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। डेवलपर्स को, बिल्डर्स को फैसिलिटेट करना पड़ेगा। क्या मुमकिन है? आप तक तो इनपुट्स भी पहुंचते होंगे, क्या की इच्छा रखते हैं तो इसका सोल्यूशन है। भक्तानी साहब, क्या मांगे, खासतौर से एग्जेम्पशंस के हिसाब से, टैक्स में मिलने वाली छूट के हिसाब से, सबवेंशन स्कीम की बात की जा रही है, उस हिसाब से क्या क्या माना जा सकता है? देखिए, जितनी भी आज टैक्सेस हमें लिवाइड होती हैं या जो भी टैक्सेस आज कस्टमर्स भरते हैं, तो उसके हिसाब से जो भी आज लास्ट टाइम जो सब्सिडीज 1% दी गई थी, वो आई थिंक अराउंड 35 लाख तक फ्लैट के ऊपर बढ़ा देनी चाहिए। और जो टैक्सेस भी आगे भरनी पड़ती है उसकी वजह से काफ़ी डिफिकल्टीज फेस होती है अब डेवलपर्स को और जितने फ्लैट परचेज उसको है। प्रदीप साहब, खरीदने वालों के हिसाब से क्या सरकार ये सोच सकती है कि इनको कुछ एग्जेम्प्ट किया जाए, टैक्स में कुछ और छूट दी जाए? वो जो 1.5 लाख वाला हिसाब किताब उन्होंने जोड़ा हुआ है इंटरेस्ट पे और 1 लाख के प्रिंसिपल पे छूट, इसमें आप कहीं देखते हैं कहीं कोई रियायत मिलेगी? कुछ ऐसा होगा जिससे सेक्टर को, खरीदने वालों को उत्साह मिले, सेक्टर को बूस्ट मिले? देखिए, उसमें उम्मीद तो जरूर है कि कुछ ना कुछ उसकी लिमिट बढ़ाई जाएगी। इसमें मुद्दा 1 लाख से 1.5 लाख करना या 1.5 लाख से 2 लाख करना नहीं है। मुद्दा ये नहीं है कि कंज्यूमर को 10,000 का या 20,000 का बेनिफिट होगा जो सरकार हर बार बजट में दे देती है। मुद्दा आज की तारीख में जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सरकार जूझ रही है जीडीपी ग्रोथ से, सरकार जूझ रही है आज की तारीख में टैक्स कलेक्शन से। अगर सरकार रियल इस्टेट सेक्टर को उद्योग का दर्जा देती है या इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देती है, उसको सपोर्ट करती है, तो आप ये देखिए कि कितना बड़ा सपोर्ट पूरे हिंदुस्तान की जो जीडीपी है या टैक्स कलेक्शन है उसको इनडायरेक्टली मिलेगा। क्योंकि रियल इस्टेट सेक्टर 270 इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करता है, चाहे वो सीमेंट हो या स्टील हो या दूसरी इंडस्ट्रीज हो, तो एक साइकिल है। इसलिए सरकार को रियल इस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए आम आदमी के लिए स्कीम लानी होगी, उसके अंदर टैक्स कंसेशन देना होगा, इनडायरेक्ट ओम साहब, ये सबवेंशन स्कीम को थोड़ा और बढ़ाया जाने, इसकी जो लिमिट रखी गई है कि 25 लाख तक का आप घर खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें लोन अमाउंट 15 लाख तक के आसपास ही होना चाहिए। ये तो इसको इंडस्ट्री स्टेटस मिले, ये एक ऐसी मांग है जो पिछले साल भी गूंज रही थी, लेकिन इसको सरकार ने उस वक्त अनसुना कर दिया। इस बार क्या उसे सुना जाएगा? प्रदीप साहब, क्या इनपुट्स हैं आपके पास? और दूसरे, क्या इससे वाकई एक ऐसी समस्या का समाधान होगा कि न सिर्फ बिल्डर्स राहत की सांस लेंगे, बल्कि वो जो बेनिफिट उनको मिलेगा वो बायर्स को भी ट्रांसफर कर पाएंगे? देखिए, मांगे तो हमने क्रेडाई की तरफ से काफी रखी हैं, लेकिन रियल इस्टेट को इंडस्ट्री स्टेटस दिया जाएगा उसकी संभावना बहुत कम लगती है। लेकिन ऐसी बड़ी संभावना लगती है कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट किया जाएगा। अगर उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट कर देते हैं तो जो हाउसिंग की शॉर्टेज है या हाउसिंग की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगी। उठाने की, क्योंकि जहां से अभी ज्यादातर बिल्डर्स, डेवलपर्स पैसे उठा रहे हैं प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए, वो इतने ज्यादा इंटरेस्ट पर होते हैं, वो 18 से 24, 20 ये इंटरेस्ट रेट होता है। क्या ये एक ऐसी समस्या सरकार को भी समझ में आ रही है सचदेवा साहब, और क्या सरकार इसको एड्रेस करने के लिए गंभीर है? जी बिल्कुल नहीं। सरकार जब तक इस चीज़ को एड्रेस नहीं करेगी, वो बैंकों को डायरेक्शन नहीं जाएगा आरबीआई की तरफ से, तब तक बैंक इसको एक जैसे कि मैंने कहा पहले कि एक स्टेप चाइल्ड ट्रीटमेंट देंगे। और बैंक्स जब नहीं देंगे फंडिंग इस सेक्टर के लिए, तो
बाहर से पैसा आएगा जो कि बहुत कॉस्टली है। इस वक्त 18-20 जैसे आप बता रहे हैं 24% आता है, और उसकी वजह से कॉस्ट जो है वो अल्टीमेटली घरों के ऊपर ही ऐड होगी और अल्टीमेटली कंज्यूमर के ऊपर पास होगी। ये क्लियरेंसेस अब सिंगल विंडो रेड्रेसल और किस किस तरह के रहे, जैसा जब आप मकान बनाने के लिए जाते हैं कितने सारे क्लियरेंसेस के संदर्भ में आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं? देखिए जी, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट है और स्टेट टू स्टेट है। कहीं पे 40 जगह है, 40 टेबल्स को आपको ध्यान में रखना होता है कि ये 40 की 40 जगह आपको फुलफिल करनी है। और कई ऐसी भी जगह है, ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पे 70 भी क्रॉस कर जाते हैं और हर एक टेबल के ऊपर ये लीनियर चलता है। एक से फाइल निकलेगी तो दूसरे पे जाएगी, फिर दूसरा उसको होल्ड करेगा, और जब तक वो आप उसको वहां से निकलवाएंगे तो वो तीसरे टेबल पे जाएगी। ये प्रोसेस जो है कई जगहों पे तो 5-5 साल तक ले लेती है, और वो जो आपका पैसा अटका हुआ होता है उसका इंटरेस्ट जो है वो इतना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट हो जाता है कि वो अल्टीमेटली कस्टमर को बियर करना पड़ता तो है। कस्टमर की भलाई अगर चाहती है सरकार तो इन बातों पर ध्यान दिया जाए। और अब एक रैपिड फायर आइए, ये समझें कि चिदम्बरम साहब से कौन सी अहम बात है जो समझते हैं यहाँ मौजूद हमारे पैनलिस्ट की, इस बार कम से कम उसको एड्रेस किया जाए। सबसे पहले रहेजा साहब आप ही बोलिए बहुत संक्षेप में। ATIB की सनसेट क्लॉज जो है उसको 2015 तक एक्सटेंड किया जाए, 2013 के बाद। स्पीडी क्लियरेंसेस जी 1.5 से 2 साल, जैसे कि रहेजा साहब ने कहा कि 4 से 5 साल भी लग सकते हैं, मगर 1.5 से 2 साल तो मिनिमम लगते ही लगते हैं जी। इसकी क्लियरेंसेस के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है। प्रदीप साहब, देखिए, जो क्लियरेंसेज का इशू है वो तो स्टेट गवर्नमेंट्स का है, फाइनेंस मिनिस्टर उसमें कुछ नहीं कर सकते। जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा जरूरत है वो अफोर्डेबल हाउसिंग और हाउसिंग सेक्टर को इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस देना। उसके अंदर सारी चीजें आ जाती हैं, तमाम चीजें उसके अंदर मिलती हैं। इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेस का बेनिफिट भी उसके अंदर मिलेगा, और जो बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट्स को बेनिफिट्स देने हैं वो भी उसके अंदर ओम साहब, तो इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस फॉर रियल एस्टेट सेक्टर। 3 चीजें हैं, रेगुलेटरी बिल, इंडस्ट्री स्टेटस, और एक और एक्सपेक्टेशन है कि अगर हो सके तो जो सर्विस टैक्स और जो वैट की जो भी इम्पैक्ट है कॉमन इन्वेस्टर के ऊपर, अगर वो बेसिकली अफोर्डेबल सेगमेंट में अगर कोई रिलैक्स किया जाए। भक्तानी साहब, देखिए सारे पॉइंट्स तो कवर करते हैं। मुझे लगता है अगर गवर्नमेंट ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी थोड़ा जोर दे, और जो लैंड टाइटल्स जो काफ़ी डिफिकल्टी है हर काफ़ी डेवलपर्स की, अगर उस पर भी कुछ नई पॉलिसीज आए जिससे लैंड टाइटल्स क्लियर हो और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर आए, तो मुझे लगता है वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं वित्त मंत्री ये सुन रहे होंगे। हालांकि हमें यह भी देखना है कि उनके पास कितना स्पेस है इस सबको एकोमोडेट करने के लिए। बहुत धन्यवाद।